IVM। कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और समय हमेशा बदलता रहता है, यानी कि कभी आप जीरो होते हैं तो कभी हीरो होते हैं। अगर आप साल 2008 आईपीएल याद करें, जब शुरुआत हुई थी आईपीएल की, तो सबसे महंगे तेज गेंदबाज के तौर पर ईशांत शर्मा का नाम निकलकर सामने आया था। और आज जब 2022 है, जब ईशांत शर्मा अनसोल्ड रहे, यानी कि उनको किसी ने भी नहीं लिया आईपीएल के लिए, ठीक वैसे ही अगर आईपीएल के इतिहास में नजर डालें आप, तो बहुत इक्का दुक्का मौके ऐसे आते हैं जब किसी भारतीय तेज गेंदबाज को बहुत पैसे मिले हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप 2018 का आईपीएल याद करें, जयदेव उनदकट को तब 11 करोड़ रुपए मिले थे। और ईशांत शर्मा जब पहले आईपीएल शुरुआत हुई यानी 2008 में, तब उनको लगभग 7.5 करोड़ रुपए मिले थे। आज हालात ये है कि 2022 के मेगा ऑक्शन में भारतीय तेज गेंदबाज शायद है सबसे ज्यादा पैसे मिले दीपक चहर को, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे तेज गेंदबाज के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। यानी कि ओवरसीज गेंदबाजों से भी अगर आप तुलना करेंगे तो सबसे महंगे गेंदबाज के तौर पर दीपक चहर ने अपनी पहचान बनाई। इसीलिए मैंने शो की शुरुआत की कि कभी आप जीरो होते हैं तो कभी आप हीरो, और कभी आप हीरो हैं तो फिर आप जीरो बनने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर ये अक्सर देखने को मिलता है। अब क्या बड़ी वजह है कि भारतीय तेज गेंदबाज आईपीएल मेगा ऑक्शन में छाया रहे, इस पर बातचीत करेंगे। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और मेरे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ। सबा करीम है, इस समय पूर्व क्रिकेटर, सिलेक्टर और दिल्ली कैपिटल्स की ऑक्शन टेबल पर आपने उनको लगातार बैठे माथापच्ची करते हुए देखा है। और साथ ही हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, जो इनडायरेक्टली शायद दिमाग लगा रहे होंगे किसी टीम के साथ कि कौन सी टीम कैसे बने। इस पे एक दिन खुलासा भी करेंगे और आगे बातचीत भी करेंगे कि कौन सी टीम के लिए राजकुमार सर अपने जो सजेशन है वो देते हैं। लेकिन सबा भाई, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती थी इस बार के मेगा ऑक्शन में कि टॉप 4 या 5 हम गेंदबाजों की लिस्ट देखें तो उसमें सबके सब भारतीय गेंदबाज नजर आ रहे हैं। दीपक चहर की बात कर लें, आवेश खान की बात कर लें, प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लें, और ये सभी यंगस्टर, ऐसा नहीं कि बहुत 5 साल 6 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं आने वाले समय के लिए, कम से कम भारतीय क्रिकेट के लिए भी। हाँ राजीव, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। ये दर्शा रहा है कि इमर्जिंग फेज जो है ये इंडियन पेस बॉलर्स का वो निखर सा गया है, और ये बहुत ही हार्टनिंग देखने को लगता है। कि मुझे लगा कि इस बार का जो ऑक्शन था वो पूरी तरह से इंडियन पेस बॉलर्स के लिए रहा है। जिस तरह से यंग पेस बॉलर्स को टीम्स ने पिक किया है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी इन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला है वहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। वो उसके पहले पिछले सीजन जो आईपीएल रहा था वहां पर जिन पेस बॉलर्स ने, भारतीय पेस बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, अनकैप्ड बॉलर्स ने भी उन पर भी दाव लगाया है इस बार आईपीएल टीम्स ने। और ये बहुत ही बड़ी बात है। आवेश खान, दिल्ली कैपिटल्स, हम लोग बहुत ज्यादा चाह रहे थे कि उनको फिर से वापस लिया जाए, पर वो जो बिडिंग की जो वॉर हुई उसमें हम लोग पीछे पिछड़ गए। पर खुशी हमें इस बात की है कि हालांकि अब वो दिल्ली कैपिटल्स नहीं खेलेंगे, पर जिस टीम ने उनको खरीदा है उनके सही वैल्यू देकर ही खरीद पाए वो। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है आवेश खान के लिए और फिर अन्य पेस बॉलर्स के लिए भी। राजकुमार सर, आप कैसे देखते हैं? दीपक चहर हो, प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लें, आवेश खान हो, और भी तमाम यंगस्टर हैं जो तेज गेंदबाज हैं, उन सभी की हम बात आगे करेंगे। बट ये जो एक एक फौज सी आ रही है तेज गेंदबाजों की, जहां पर इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हम देख रहे हैं फ्रेंचाइजी का, क्योंकि फ्रेंचाइजी जो टीम्स होती है उनके लिए कहा जाता है कि बहुत ही सोच समझ कर वो अपने दांव लगाते हैं, और यहाँ पर इमोशंस की बिल्कुल जगह नहीं होती। तो इमोशन की जगह नहीं थी और परफेक्शन चाहिए था हर फ्रेंचाइजी को। यानी कि ज्यादातर फ्रेंचाइजी को परफेक्शन नजर आया भारतीय गेंदबाजों में बनस्बत विदेशी तेज गेंदबाजों की बात करें। बिल्कुल राजीव, मुझे लगा कि भारतीय फास्ट बॉलर्स ने पास्ट में काफी अच्छा किया है। जैसा अभी सभा ने भी कहा कि उनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पे उनको यहाँ पे लिया गया है। और प्लस इसमें ये भी देखा जाता है कि ये 3 साल की मेगा ऑक्शन थी कि आप 3 साल तक उस प्लेयर के साथ रहने वाले हैं, वो यंगस्टर है या नहीं, क्या वो कंसिस्टेंटली 140 प्लस डालते रहेंगे। क्योंकि हमने देखा कि जो भी थोड़े से मेच्योर फास्ट बॉलर हुए, ईशांत शर्मा या फॉर दैट मैटर उमेश यादव को भी उतना अच्छा वैल्यू नहीं मिली, ईशांत को तो पिक ही नहीं किया गया। तो आजकल फ्रेंचाइजी बहुत कैलकुलेटिव हो गए हैं, काफी होमवर्क करते हैं। जैसे सबा बहुत होमवर्क करते हैं अपनी टीम के लिए, इसी तरह सब टीमों के पास स्काउट्स हैं जो मैचेस देखते हैं। मुश्ताक अली टूर्नामेंट देखते हैं जहां से
काफी देखा जाता है, बिग बैश देखा जाता है। तो कुल मिला के काफी होमवर्क करने के बाद ये तय किया जाता है। और ये बड़ी हार्टनिंग न्यूज है कि दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान जैसे बॉलर्स भारत के पास हैं और उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। मी सोनी का सवाल है सभा भाई आपके लिए। उनका पूछना है कि राजस्थान और आरसीबी क्या सबसे अच्छी पेस बॉलिंग अटैक है इस बार के सीजन 2022 के लिए, जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा, हेजलवुड, सिराज, हर्षल पटेल और ट्रेंट बोल्ट हैं अलग अलग टीमों के पास। उनके पास वैरायटी ऑफ पेस बॉलर्स हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है राजस्थान रॉयल्स के लिए और राजस्थान और आरसीबी के लिए। पर देखिए अंत में हर एक टीमों की कोशिश यही होती है कि आप जो अपना पेस बॉलिंग अटैक बनाए उसमें कई हर तरह के वेरिएशंस हों। आपको एक टॉप क्वालिटी स्पीडस्टर चाहिए होता है जो 140 के ऊपर गेंदबाजी करे। उसके साथ साथ आपको ऐसा बॉलर होना चाहिए जो आपके अंतिम के ओवर्स में, जिसको हम लोग डेथ ओवर्स कहते हैं, वहां पर गेंदबाजी करे। तो हर एक टीम की कोशिश यही होती है कि आपके पास एक बॉलर ऐसा होना चाहिए जो तेज गति से बॉल डाले, क्योंकि वो पावर प्ले में आपके लिए बॉलिंग कर सकता है। और आपको कुछ ऐसे पेस बॉलर चाहिए होते हैं जो मिडिल ओवर्स में करें या फिर अंतिम के ओवर्स में करें। तो ये मल्टी डायमेंशनल अगर पेस बॉलर आपको मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम दीपक चहर की बात कर ले तो दीपक चहर अभी तक अगर आपको आईपीएल याद होगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो खेलते हैं, एमएस धोनी ने उनको केवल नई बॉल से ही गेंदबाजी कराई है। अंतिम के ओवर्स के लिए हर्षल पटेल या फिर चेतन सकारिया या फिर अर्शदीप सिंह, इस तरह के पेस बॉलर्स का इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स से पिछले साल उन्होंने आवेश खान का इस्तेमाल किया था जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए थे। तो विकेट टेकिंग बॉलर्स, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पेस बॉलर्स, उसके साथ साथ ऐसा पेस बॉलर जो नई बॉल से भी बॉलिंग कर ले या फिर अंतिम के ओवर्स में भी आकर बॉलिंग कर ले, तो इसी तरह की कॉम्बिनेशन की तलाश रहती है हर एक टीमों को। उसी वजह से अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन कुछ इसी प्रकार का बना है हर एक टीमों के साथ। जी राजकुमार सर, हमारे कसाट साहब व्यूवर है, उनका एक सवाल है। उनका पूछना है कि हमने यंग पेस बॉलर से बड़ा दांव लगाया लेकिन अरजान नागवास वाला एक लेफ्ट आर्म सीमर थे जो अनसोल्ड रहे। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करने के बाद भी उनको फ्रेंचाइजी उन पर अपना फेथ नहीं दिखा पाए? बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कि उनको किसी ने नहीं लिया। लेकिन राजीव, यहाँ पर मुझे लगता है कि वो शायद रेड बॉल क्रिकेट से उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। वो एक बड़ा रीजन है। और फ्रेंचाइजी आजकल बहुत समझदार है। तभी आप देखिए कि ये जो फास्ट बॉलर जो पिक हुए हैं सारे, भले चाहर या सकारिया या बाकी जो अच्छे प्राइस पर गए, आवेश खान वगैरह, ये सब लोग T20 के मास्टर्स हैं। T20 में इनके पास अच्छी स्लोअर वंस हैं, यॉर्कर्स अच्छी डालते हैं, वेरिएशंस अच्छी हैं। नागसवाला ने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन फ्रेंचाइजी उनपे फेथ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, T20 के लिए। सेम चीज शायद मुझे लगता है कि ईशांत के लिए भी है कि आप ईशांत को T20 में नहीं देख रहे हैं। वैसे वो भारत के लिए 100 टेस्ट खेल चुके हैं और उनका अनसोल्ड जाना यही दिखाता है कि अब फ्रेंचाइजी चाहते हैं कि जो स्पेशलिस्ट बॉलर हों, जो T20 में हर्षल पटेल टाइप के बॉलर जिनके पास अच्छा डेथ ओवर्स में स्लोअर वंस हों, स्लोअर बाउंसर्स डालते हैं, वेरिएशंस हों। तो इसीलिए नागसवाला भी मुझे लगता है कि यहीं पर नहीं पिक किए गए। सबा भाई, क्योंकि आपके पास से आवेश खान चले गए, रबाडा चले गए, अब तमाम व्यूअर्स का ये सवाल है, क्या शार्दुल ठाकुर आइडियल रिप्लेसमेंट है जिस तरह की गेंदबाजी आवेश खान ने की थी? और दूसरा, रबाडा की जगह किसको आप देख पा रहे हैं प्लेइंग 11 में खेलते हुए? देखिए प्लेइंग 11 का डिसीजन तो हेड कोच जो है रिकी पॉन्टिंग और असिस्टेंट कोच हैं प्रवीण आमरे, ये डिसाइड करते हैं। पर हम लोग की कोशिश यही थी कि उनको कई सारे ऑप्शंस दिए जाएं। अब चूंकि रबाडा को हम लोग वापस ले नहीं पाए, आवेश खान वापस नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार का पर्स था नहीं, तो हमें जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है उसको हमें चुनना पड़ा। इसीलिए हम लोगों ने मार्केट में या फिर सेकेंड सेट में मुस्तफिजुर रहमान को ले लिया। वो भी हमें बेस प्राइस से मिल गया, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान भी शानदार वैरायटी बॉलर है, उनके पास बेहतरीन स्लोअर वन है, वो अंतिम के ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं। उसके साथ साथ चेतन सकारिया को हम लोगों ने ले लिया है। तो शार्दुल ठाकुर एक तरह से रिप्लेसमेंट अगर आए हैं तो आवेश खान के लिए आए हैं। अच्छा। क्योंकि वो एक गेंदबाजी भी करते हैं और थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। इससे हमारी जो गहराई है बैटिंग की, वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ जो पेस बॉलर जो हमारे भारतीय पेस बॉलर्स, खलील अहमद भी है, क्योंकि वो तेज गति से बॉल डालते हैं, वो भी यॉर्कर्स डाल सकते हैं। हम लोगों ने एक और विकल्प रखा है अपनी टीम में, वो है अंगीडी का, क्योंकि लुंगी अंगीडी भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा करते आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो उनको हम लोगों ने चुना है। देखिए अंत में आपके कई सारे ड्रीम 11 होते हैं, पर चूंकि आपके पास उतना पर्स होता नहीं है उस स्लॉट के लिए,
इसलिए आपको कई सारे प्लेयर्स को जाने देना होता है, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग रहता है, पर अंत में यही सत्य है, हर एक टीमों के साथ ये हुआ है। सबा, लेकिन आप राज लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया है, तीन लेफ्टी मिड पेसर्स लिए हैं, तो लेफ्ट आर्म मिड पेसर्स के लिए कुछ स्पेशल अटैचमेंट था दिल्ली कैपिटल्स का? क्योंकि हम लोग को राइट आर्म पेस बॉलर्स मिल नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने शार्दुल ठाकुर को तो लेना ही था। पर अब चेतन सकारिया भी वही बड़ी सरप्राइज कि चेतन सकारिया ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया था पिछले सीजन आईपीएल के लिए, वो भारत के लिए खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही हैंडी रहेंगे इस साल भी, क्योंकि उनके पास गजब किस्म का वेरिएशन है। और इसी वजह से हम लोगों ने मुस्तफिजुर को भी लिया, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म राइट हैंड का अगर कॉम्बिनेशन आ जाता है तो उससे मुझे लगता है कि जो बैलेंस है टीम का, या जो बॉलिंग में जो एफिकेसी वो ज्यादा बढ़ जाती है। राजकुमार सर, मैं अभी लिस्ट देख रहा था जो पेस बॉलर्स जो ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं, और बड़ा जो इसमें मजेदार बात है, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज पैट कमिंस वो बहुत नीचे हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन स्विंग गेंदबाज स्टैन बोल्ट वो बहुत नीचे हैं, उनसे ऊपर प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, हर्षल पटेल जैसे गेंदबाज हैं जिन्होंने मैचेस बहुत कम खेले या खेले ही नहीं है। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि इन गेंदबाजों ने विश्वास इतना ज्यादा जीता फ्रेंचाइजी का? क्या सबसे बड़ा रीजन है? क्योंकि पैट कमिंस, ट्रेंट बोल्ट हो या लुकी फर्ग्यूसन हो, ये सब अपने आप में बड़ा नाम है, लेकिन इनके ऊपर अगर ये गेंदबाजों की इनकी ऑक्शन लगती है तो कुछ ना कुछ फ्रेंचाइजी के जहन में होगा। देखिए राजीव, एक तो ये 3 साल का विजन है कि 3 साल कौन कितना फिट रहने वाला है, क्या उसकी एज है, प्लस फिर आप फॉरेन टीम्स के शेड्यूल्स का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि वो कितने टाइम नहीं, अवेलेबल ऐसा होता रहेंगे। तो फिर जोफ्रा आर्चर को 8 करोड़ में खरीदते ही नहीं आप, ये तो मतलब वो आगे। वो बहुत बड़ा सरप्राइज है, हाँ। वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज मुंबई ने गैम्बल किया है कि एक साल वो नहीं खेलेंगे, फिर भी उनको इतना बड़ा प्राइस दिया है। तो मुंबई ने बहुत बड़ा चांस लिया है, और मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ उस चांस से कि उन्होंने एक साल जो खेलेगा नहीं प्लेयर उसके लिए भी इतनी बड़ी बिड की है, या उसके लिए इतना वेट किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें रिप्लेसमेंट चाहिए थी अपने ट्रेंट बोल्ट की। तो कहीं ना कहीं इस बार शायद मुंबई थोड़ा सा मिस किए अपने कुछ प्लेयर्स को, जैसे क्विंटन डिकॉक चले गए या ट्रेंट बोल्ट चले गए उनके पास से, ईशान किशन, इस तरह के प्लेयर्स के लिए फिर उन्हें बहुत बड़ी बोली लगानी पड़ी। जी सवा भाई, अब आप किस तरह देखते हैं? मैं लिस्ट देख रहा था नीचे से, जो नीचे से अगर हम शुरू करें तो वहां तो फॉरेन गेंदबाज नजर आ रहे हैं, पैट कमिंस, स्टैन बोल्ट, रबाडा है, फर्ग्यूसन है, लेकिन जो टॉप 5 या 6 है वो सारे इंडियन पेस बॉलर्स हैं। अब ये पिछले 2-3 सालों में भारतीय तेज गेंदबाजों ने जो वर्चस्व दिखाया है अलग अलग फॉर्मेट में, उसका असर है, या फॉरेन के गेंदबाजों ने इंडियन सॉइल पे बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की है, ये एक बड़ा रीजन देख रहे हैं? ओवरऑल अगर पैकेज के तौर पे जाए तो इतना पीछे कैसे चले गए? दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हो या दुनिया के नंबर 1 स्विंग गेंदबाज हो। और राज ने सही बात बताई, अवेलेबिलिटी बहुत कुछ डिसाइड करती है राजीव। उसके साथ 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 में आपको कम से कम 1 या 2 इंडियन सीमर्स चाहिए, और टॉप क्वालिटी इंडियन सीमर्स एक रेयर कमोडिटी है, और हर एक टीम में कम से कम आपको 1 या 2 सीमर चाहिए होते हैं 11 में। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको इंडियन सीमर्स पिक करने होंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है, या फिर अनकैप प्लेयर भी हैं, अनकैप बॉलर भी हैं, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में। और इंडियन कंडीशंस ये भी बहुत बहुत कुछ मैटर करता है। राज ने सही कहा कि 3 साल के बारे में आप सोच रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बारे में अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है कई बार, चाहे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हो, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के लिए, या फिर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए भी। ऑस्ट्रेलियन के लिए कई बार हमने देखा, आपको याद होगा पिछली बार पैट कमिंस वापस वो आए नहीं थे सेकेंड सीजन में, जिसका बहुत बड़ा घाटा हुआ था केकेआर को। इस तरह से कई सारी बातें आती हैं, इसी वजह से हालांकि बोली लगी है, उतना ज्यादा हाई प्राइस पे ये प्लेयर्स गए नहीं है टीमों के पास, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। राजकुमार सर, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाजों का जिक्र हो रहा है, अब हमारे जो टेस्ट टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है उमेश यादव, वो अनसोल्ड चले गए। ईशांत शर्मा अनसोल्ड चले गए, यानी उमेश यादव एक्सपीरियंस। को लिया है लोगों ने बेस प्राइस पे उमेश को बाद में ले लिया उमेश बेस प्राइस पे, बेस दो प्राइस पे ईशांत जी, शर्मा दो अनसोल्ड है। करोड़ पे। ईशांत शर्मा और अनसोल्ड चले गए जी। उमेश की ही टीम में शिवम मावी हैं जो 7.5 करोड़ में गए हैं, और उमेश हाँ, दो मैं ये करोड़ पे उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था गए। आगे जी। हम्म। अब ये क्या तो रीजन आप देख रहे हैं? ये दो अलग अलग चीजें हैं जो हम देख पा रहे हैं, ऑक्शन में दिखी हैं। मुझे मुझे लगता है राजीव थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी रहे कि जब उमेश यादव का समय आया तो तब तक शायद पर्स खाली हो चुका था, या सारी टीमें डिसाइड कर चुकी थी कि हमें कुछ पर्टिकुलर प्लेयर लेने हैं, और उमेश यादव भी बहुत ज्यादा नहीं जाने जाते T20 क्रिकेट के लिए। वहीं शिवम मावी
एक एक्सपर्ट माने जाते हैं T20 क्रिकेट में, प्रदर्शन उनका शानदार रहा है, कंसिस्टेंटली वो कोलकाता के साथ रहे हैं। तो आप जिस फ्रेंचाइजी के साथ लगातार खेल रहे हो तो एक फेथ भी रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, और एक मतलब हर फ्रेंचाइजी चाहता है कि वो मेंटेन करे अपने प्लेयर्स को। जी। तो उसका भी फायदा हुआ है शिवम मावी को, और यंगस्टर है, प्रदर्शन उनका काफी अच्छा रहा है मुश्ताक अली टूर्नामेंट में। तो चलिए उन गेंदबाजों पे भी बात करेंगे जो आईपीएल हिस्ट्री में बहुत महंगे तो बिके, लेकिन आईपीएल सीजन 22 में उनका असर नजर नहीं आया। उन गेंदबाजों के बारे में बात करेंगे, साथ ही उन सीनियर खिलाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे जो अनसोल्ड गए और उनका सोशल मीडिया पे जिस तरह का रिएक्शन आया उस पर भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजकुमार सर और सभा भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। सभा भाई, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कसाट साहब का। उनका पूछना है कि जब आपने मिस कर दिया आवेश खान को लेना, तो आप लोग प्रसिद्ध कृष्णा के लिए बहुत एग्रेसिव क्यों नहीं गए? नहीं, उसके लिए भी बिड किया था। हमारे पास जिस तरह का पर्स था उसी हिसाब से हमें जाना पड़ा। अब डायनेमिक्स जो है ऑप्शन के बहुत बहुत जल्दी बदलते जाते हैं। एक तो सेट्स पर निर्भर करता है, हर एक सेट में फिर वो निकाला जाता है कौन सा खिलाड़ी पहले आ जाए। तो आपके पास अगर उदाहरण के तौर पर आपने 4 प्लेयर्स आपने दिमाग में रखे हैं, तो जो भी पहले आता है उसके लिए आप बिड करते हैं। अगर वो निकल जाए तो फिर आप दूसरे के लिए बिड करते हैं। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि तब तक आपके पास कितने पैसे बचे हों। इसी वजह से हमारे लिए आवेश खान की अहमियत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मुझे पता, हम लोगों को मालूम था कि उन पर जबरदस्त बिड होगा। तो हम लोगों ने एक अलग किस्म का पर्स उनके लिए बचा के रखा था। पर वहां से वो निकल गए तो फिर हम लोगों को लगा कि दूसरे ऑप्शन हमें चाहिए होते हैं। इसीलिए हम लोग शार्दुल ठाकुर के लिए गए, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि लास्ट ईयर का ये अनुभव था कि अगर हम थोड़ी बल्लेबाजी अपनी और तगड़ी कर लेंगे तो फिर हमारी जो टीम है और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल। और राजकुमार सर, जयदेव उनदकट को मुंबई ने 1.5 करोड़ में लिया, और ये वही गेंदबाज हैं जो 2018 में 11.5 करोड़ में बिके थे। यानी 3 साल में प्राइस इतनी नीचे आ गई कि 10 करोड़ का नुकसान सीधे। बिल्कुल राजीव, जबकि उनका प्रदर्शन डोमेस्टिक में इस बार भी बहुत शानदार रहा है। अगर आप देखें, मुश्ताक अली में उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की और सौराष्ट्र के कप्तानी कर रहे थे वो, और ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। लेकिन शायद पिछली जो आईपीएल की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही, उसी के मद्देनजर उनको वो प्राइस नहीं मिला, जो कि एक टाइम लगा था कि बहुत ही बड़ा उनको प्राइस दिया गया था। तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी को इस बार बहुत रीजनेबल प्राइस पर भी कुछ काफी अच्छी बेट मिली है। भुवनेश्वर कुमार 4 करोड़ से ऊपर में सवा भाई रोके गए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। अब जो बात हम आप लगातार कर रहे हैं कि उनके हाथ से स्विंग गायब है, वो अपने पीक पे नहीं है, अपने फॉर्म में। क्या देख लिया ऐसा फ्रेंचाइजी ने जो दोबारा लिया है भुवनेश्वर कुमार को? देखिए, कई सारी फ्रेंचाइजीज ने उन्हीं प्लेयर्स को वापस खरीदा है जो उनके लिए खेलते आ रहे हैं। अब भुवी अंत में उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, वो अभी भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि आपने सही कहा कि वो स्विंग मिसिंग है, पर टीम्स को ऐसा लगता है कि अभी भी वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और हर टीम में आप देखेंगे कि कोशिश यही रही कि कम से कम एक अनुभव पेस बॉलर होना चाहिए, ताकि जब दबाव बढ़ता है पेस बॉलिंग यूनिट के ऊपर तो आपके पास एक गो टू बॉलर होना चाहिए। इसी हिसाब से और इसी वजह से मुझे लगता है कि आईपीएल टीम ने इस बार भुवी को भी वापस लिया है, और अंत में आपको उस तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। जी राजकुमार, टी नटराजन भी अनसोल्ड होते होते रह गए, जिस तरह से लास्ट में इनको ऑक्शन में लिया गया। क्या भूल गए थे तमाम फ्रेंचाइजी के एक ऐसा गेंदबाज जो T20 में बहुत अच्छा करके आ रहा है, उस पर दाव लगाना चाहिए? नहीं, लेटली उनको इंजरीज की भी प्रॉब्लम रही, शायद वो काफी समय से खेल नहीं रहे थे राजीव, इसीलिए शायद बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिखा पाए फ्रेंचाइजी उनके ऊपर। लेकिन एक अच्छी बाय है कि उनको बेस प्राइस पे लिया गया, तो वो बहुत यूजफुल होंगे अपनी टीम के लिए। कई फैंस है सभा भाई दिल्ली कैपिटल्स के जो जुड़ रहे हैं
एक अर्पण है, उनका कह रहा है कि सबा भाई क्या कोई तरीका है आवेश खान को वापस ले आए दिल्ली कैपिटल्स में? विश के अभी कोई तरीका होता, देखिए अब नेक्स्ट सीजन जब शुरू होगा तब तक हो सकता है कुछ फेरबदल हो जाए, हम लोग ऐसी स्थिति में आए पर जैसे मैंने कहा कि हमें खुशी इस बात की है कि जो हमारे लिए खेलते आ रहे हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया, उनके लिए हम लोगों ने बिड जरूर किया था, पर अंत में प्राइस वॉर में हर बार इतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जहां पर भी गए हैं हम लोग उनको विश करते हैं, बेस्ट विशेस हमारी उनके साथ रहेंगी, और उम्मीद है कि आने वाले समय में ना ही वो एक बार फिर से आईपीएल में अच्छा करेंगे, पर भारतीय टीम में भी उनको जगह मिलेगी 11 में खेलने के लिए। राजकुमार सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सजेशन है, मैं सबा भाई से भी इस पर रिएक्शन लूंगा कि कप्तान को भी ऑक्शन में होना चाहिए, ताकि उसके सजेशन बड़े वैल्यूबल होते हैं। और गौतम गंभीर ने एक बड़ा एक तरह से इम्पैक्ट छोड़ दिया जिस बार के मेगा ऑक्शन में, जिस तरह से लखनऊ की टीम बनी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सजेशन है और ये होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं कि ये फ्रेंचाइजी कप्तान को बिठाते हैं, सिर्फ कोच ही वहां पर बैठे होते हैं। तो कुछ हद तक मुझे लगता है कि सजेशंस ले लिए जाते हैं कैप्टन से कि क्या क्या प्लेयर्स चाहिए, लेकिन फिर भी बिल्कुल मैं सहमत हूँ, अगर कप्तान वहां बैठा होगा तो वो सोच सकता है कि ये प्लेयर मेरे लिए कितना यूजफुल होगा, या मेरी ये टीम कॉम्बिनेशन ये बना है, मुझे इस समय एक फास्ट बॉलर और ऐड करना है, या एक स्पिनर ऐड करना है, या ये वाला प्लेयर मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। तो ये अच्छा सजेशन है, अगर कप्तान बैठे वहां पर तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होगी ज्यादा और टीमें भी बेहतर बनेंगी, जैसा कि गौतम ने करके दिखाया। तो आप किस तरह से देखते हैं इस सजेशन को कि कैप्टन को होना चाहिए ऑक्शन में, या आप लोग रखते हैं उनको लाइन पे या फोन पे रहते हैं वो आपके साथ? हमेशा हर एक टीमों के साथ यही होता है कि जो हेड कोच और जो कैप्टन है उनसे बातचीत होती रहती है, और काफी वक्त मिलता है आपको, हम हर ब्रेक में आप उनसे बात कर सकते हैं रेगुलरली। कई सारी टीमों को तो मैंने देखा कि आईपीएल टेबल पर वो लगातार टच में थी अपने हेड कोच या फिर कैप्टन के साथ। तो हर एक टीम की कोशिश यही होती है कि मिलजुल कर ही वो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और उनका इनपुट लिया जाता है। अंत में अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम चाहते भी कि ऋषभ पंत हमारे साथ टेबल पर बैठे, पर वो नहीं आ सकते थे क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है इस समय, वो भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। तो ये अच्छा सजेशन है, पर ये करना बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा मसला रहता है। राजकुमार सर, एक सवाल आपके लिए अर्पण का है कि अनुज रावत कैसे बैट्समैन है, तो वो जानना चाहते हैं, आप उनके कोच रहे हैं और उनके बारे में कहा जाता है बहुत अटैकिंग और बैलेंस बैट्समैन है, हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने पिछली बार उनको सिर्फ एक मैच खिलाया। देखिए, वो जो परफॉर्मेंस उनका रहा मुश्ताक अली में और विजय हजारे में, उसी प्रदर्शन की वजह से उनको इतना अच्छा प्राइस मिला है, और एक बहुत अच्छा यंगस्टर है। और मैं आशा करता हूं अगर आरसीबी उनको पूरा चांस देगी तो सबको देखने को मिलेगा कि कितना शानदार उनका बैट का फ्लो है, और बहुत लंबे वो छक्के मारते हैं राजीव, बहुत कंसिस्टेंट हैं और बहुत हार्ड वर्किंग क्रिकेटर है जिसके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं। आप उनकी कीपिंग भी देखिएगा, एक लाजवाब विकेट कीपर है वो। सब वुड अप्रिशिएट की जिस तरह वो कीपिंग करता है, बहुत क्लीन कीपिंग करते हैं, ग्लव वर्क उनका बहुत अच्छा है, और साथ साथ बहुत अच्छे फिनिशर हैं। तो मुझे आशा है कि इस सीजन में उन पे काफी कुछ देखने को मिलेगा फैंस को अनुज रावत से। और आईपीएल सीजन के पहले मुझे उम्मीद यही है कि दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी टीम में है अनुज रावत, बहुत बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। तो उनको अगर मुझे लगता है कि वो विश्वास दिया जाएगा तो एक ऐसा खिलाड़ी है जो आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है। और हमारी भी यही कोशिश थी कि उनको हम लोग लें, पर वो कुछ ज्यादा ही जो प्राइस था उनके लिए वहां पर पाना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। मैं सरप्राइज हूँ राजीव, एक प्लेयर के लिए, तन्मय अग्रवाल, जो हैदराबाद के कैप्टन थे और मुश्ताक अली टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर हैं वो, उनको नहीं लिया गया, जबकि वो बहुत अटैकिंग बैट्समैन है, मुश्ताक अली के हाईएस्ट स्कोरर है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हाईएस्ट रन गेटर हो उसको कोई फ्रेंचाइजी ना ले। तो आई एम रियली सरप्राइज्ड और शॉक्ड कि उनको क्यों नहीं लिया गया। सवा भाई, मैं देख रहा था यूपी के तमाम यंग फास्ट बॉलर्स भी आए। अंकित राजपूत तो चलिए कई सीजन से खेल रहे हैं, यश दयाल एक ऐसा नाम है जो बहुत ज्यादा इन दिनों सुर्खियों में। वो मेरे शहर से आते हैं, हमारे एक सीनियर हैं चंद्रपाल एजी ऑफिस में, उनके बेटे हैं। कैसे आप देखते हैं उनका इंक्लूजन, और अच्छी प्राइस में उनको लिया गया है? अब देखिए, एक तरफ तन्मय अग्रवाल जैसे लेफ्ट हैंड ओपनर है जो जिनको किसी भी टीम ने खरीदा नहीं, और दूसरी तरफ यश दयाल हैं जिनको खरीदा गया है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में।
और हर एक टीमें जो रहती हैं वो अपने हिसाब से सभी यंग क्रिकेटर्स को जो जो डोमेस्टिक लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं उनको ट्रैक किया जाता है। और अंत में जिस तरह से जिस सीक्वेंस में प्लेयर्स आते हैं वहां पर अगर आपके लिए स्लॉट्स अवेलेबल हैं तो उनको खरीदा जाता है। और वहां पर कई बार आपको बिडिंग वॉर भी देखने को मिली, जो कि यश दयाल के साथ हुआ। एक इमर्जिंग लेफ्ट आर्म सीमर है, एक स्विंग बॉलर है, गति भी ठीक ठाक है। मुझे लगता है और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी। जो अंतिम के जो ओवर्स होते हैं, डेथ ओवर में जो वेरिएशन होना चाहिए वो अभी भी थोड़ी बहुत उसकी कमी है। पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी ये डेवलपमेंट जरूर देखने को मिलेगा। यश दयाल की गेंदबाजी में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग और टैलेंटेड लेफ्ट आर्म सीम बॉलर है यूपी से। देखिए इस बार लखनऊ जायंट्स एक लोकल टीम है। उसके साथ साथ गुजरात टाइटंस में भी अगर आप सपोर्ट स्टाफ में देखें तो वो आशीष नेहरा है, उसमें आशीष कपूर है, उसमें तो ये इन सभी को ये दोनों जो हैं वो भी नॉर्थ से ही आते हैं। तो इन लोगों ने भी इस तरह के प्लेयर्स को ट्रैक किया है। इसलिए कई बार इस साल जो ऑक्शन में कई सारे यूपी के प्लेयर्स को मौका मिल रहा है। जी राजकुमार सर, अब थोड़ी बात सीनियर खिलाड़ी को भी कर लें। सुरेश रैना और अमित मिश्रा, दो ऐसे नाम जो शायद आईपीएल की पहचान थे। एक इंडिया के उन गेंदबाजों में से हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें ली। दूसरी तरफ सुरेश रैना जिनको मिस्टर आईपीएल कहा जाता था। कल उन्होंने बड़े इमोशनल अपने मैसेज भी डाले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि इस तरह से व्यवहार की वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। क्या रीजन आप देख रहे हैं, दोनों खिलाड़ी मिस आउट कर गए इस बार? देखिए राजीव, अब ये T20 कहा जाता है कि यंगस्टर्स का गेम है और कहीं ना तो कहीं धोनी तो 40 साल के, रहना 35 साल के, कहाँ से फिर तो धोनी है इसीलिए तो वो ग्रेट कहलाते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इतना उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल वो अनसोल्ड चले जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है उनके लिए, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है दोनों का, अमित मिश्रा का भी और सुरेश रैना का भी। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा उनके साथ बेटर ट्रीटमेंट हो सकता था, क्योंकि वो बहुत वैल्यू ऐड करते हैं अपनी टीम में। अगर वो नहीं भी खेलते तो बहुत सपोर्ट रहता है यंगस्टर्स को, उन दोनों खिलाड़ियों का। लेकिन मुझे लगता है फिटनेस और एज को देखते हुए शायद फ्रेंचाइजी ने उन्हें पिक नहीं किया। सौम्य भाई, आप कैसे देखें? अमित मिश्रा तो अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम में थे और उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया कि मैं वापसी करूंगा। अब 39 साल में वो वापसी कैसे करेंगे, ये बड़ा दिलचस्प है देखना। और दूसरा सुरेश रैना, बड़ा ही इमोशनल मैसेज कल उन्होंने डाला कि बीसीसीआई को अब देखना चाहिए कि हमें बाहर खेलने दें, कम से कम यहाँ नहीं खेलने, अगर हम खेल पा रहे हैं तो इजाजत दी जा सकती है, पर उसके पहले उनको रिटायर करना होगा राजीव। ये बहुत ज्यादा क्लियर है बीसीसीआई के रूल्स में। और ऐसे खिलाड़ी जो रिटायरमेंट ले चुके हैं उनको इजाजत है बाहर की लीग में खेलने के लिए। देखिए अंत में आपने पहले ही कहा था कि इमोशंस के हिसाब से आप टीमें नहीं चुन सकते हैं। आपको कई बार और हमेशा आपको बड़ा रूथलेस होना पड़ता है। और इसी वजह से कई सारे दिग्गज जो खिलाड़ी हैं वो खरीदे नहीं जाते हैं। और इसी तरह यही तो चैलेंजेस हैं और ये आपको एक्सेप्ट भी करना होता है। अमित मिश्रा को दिल्ली कैपिटल्स ने जाने दिया। इसी वजह से हम दिल्ली कैपिटल्स के जो ओनर है पार्थ जिंदल, उन्होंने बड़ा ही एक हार्ट वार्मिंग मैसेज दिया था अमित मिश्रा के लिए। और देखिए आने वाले समय में जरूर, अब चूंकि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अमित मिश्रा का, तो कोशिश यही होगी कि आने वाले समय में उनको किसी न किसी तरह से ऐड किया जाए किसी दूसरे कैपेसिटी में। तो इस तरह से अगर आप वो कनेक्ट बना के रखते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। देखिए आप कोशिश हर एक टीम की यही रहती है कि जब तक वो खिलाड़ी आपके साथ रहे वो एक बहुत ही प्रेजेंट एक्सपीरियंस के साथ रहे और प्रेजेंट एक्सपीरियंस के साथ बाहर भी जाए। बिल्कुल सभा भाई, आपके लिए एक अच्छा सवाल है कि रोमन पावेल पे जो आपने भरोसा दिखाया, क्या बेटर बैट्समैन लगे आपको हेटमायर से? और ये बड़ा प्रेज भी करे, अर्पण जी का ये सवाल है, उन्होंने प्रेज किया कि बहुत अच्छा काम किया दिल्ली कैपिटल्स ने पावेल को लेकर, जिस तरह की वो बैटिंग उनकी देखी गई है। हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा रोमन पावेल के लिए। अभी जो T20 का मुकाबला होने वाला है वहां पर हम लोग की भी निगाहें होंगी रोमन पावेल के ऊपर। देखिए हेटी के लिए हम लोग गए थे, वहां पर हम लोगों ने जो राशि उनके लिए बचा के रखी थी उससे वो जब ऊपर निकल गए तो फिर हम लोग उनको खरीद नहीं पाए। और उसी राशि के अंदर हमें रोमन पावेल आ गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक्सप्लोसिव पावर हिटर हैं, वेस्ट इंडियन है। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के विरुद्ध बेहतरीन शतक लगाया था। तो उम्मीद यही है कि ये एक अच्छे पावर हिटर, एक फिनिशर के रूप में हमारे लिए काम करेंगे। राजकुमार सर, चलते चलते अमित अग्रवाल जी का एक सवाल ले लेते हैं क्योंकि समय भी हो गया। उनका कहना है कि बहुत से बड़े नाम अनसोल्ड रह गए। अब कोई फ्रेंचाइजी इन अनसोल्ड प्लेयर्स को लेकर अगर टीम बना दे तो बहुत तगड़ी टीम बन जाएगी।
बिल्कुल, काफी सारे नाम है, सुरेश रैना, अमित मिश्रा, ईशांत शर्मा, तो इस तरह के प्लेयर्स नहीं और ऐसे हैं जो विदेशी खिलाड़ी, तमाम बड़े बड़े विदेशी खिलाड़ी, मैं सही बात है। एरन स्टीव फिंच, स्मिथ, एडम जंपा, ये सब खिलाड़ी जो स्टीव वर्ल्ड चैंपियन टीम के सदस्य, इनको नहीं लिया गया। बिल्कुल, एक 11वीं फ्रेंचाइजी बननी चाहिए और उसमें ये लोग आदिल कम्पीट रशीद करने चाहिए। आदिल आदिल रशीद रशीद। को नहीं लिया गया है, इमरान ताहिर भी नहीं लिए गए, तो इस तरह के जी काफी प्लेयर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। अब मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में जब नेक्स्ट ईयर होगा तो इनमें से कुछ प्लेयर वापस जरूर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर। सभा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है और खेल नीति के ट्विटर अकाउंट पे भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। खेल नीति P पर आप सुन सकते हैं खेल नीति का हर एपिसोड IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus is joined by actor and producer and author Tushar Kapoor. They discuss his new book, Bachelor Dad and Life as a Single Parent. On the Filter Copy podcast, Karthik asks Ajit Andhare about his journey from a practicing engineer to the COO of Viacom 18 Studios. On the Wire Talk, Siddharth is joined by social scientist Thomas Bloom Hansen. They discuss the escalating violence in India. On Smarter with Sid, Siddharth contemplates whether Facebook's crash is a blip or a sign of things to come. And on Tere Mere Raste, Keshav takes us to Himachal's most sought-after tourist destination, Manali. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our others for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any other platforms that you're listening to us, whether it's a rating, whether it's a review, it all helps. And do remember to check us out on YouTube. We have a number of channels. They're available on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, I would like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार